Hello kids, this is Swati, your English educator from Magnet Brains. What are we doing? We are doing our book English channel where we are on first unit section 3 and इस C section में हमारा chapter है. The chapter's name is a ship on fire at sea. A ship on fire at sea के already 2 videos release हो चुके हैं. In the first video you have seen the explanation of the entire chapter, line by line explanation. In the second video you have seen the summary and the question answers. ठीक है, अब ये जो थर्ड पार्ट है इसमें हम पूरा जो ग्रामर पार्ट है आपका along with the writing part उसे हम कवर करेंगे. Now the first question that you have here, so ठीक है, यहाँ पे we are on page number 16 of your book. अब इस बुक में आपके पास ग्रामर में जो पहला टॉपिक है दैट इज अबाउट होमोनिम्स. अब ये होमोनिम्स क्या होता है तो ये मैं आपको ऑलरेडी वीडियो में अच्छे से क्लियर कर चुकी हूँ. जो ये इससे पहले वाला जो वीडियो है वो रिलीज हुआ है अबाउट दिस होमोनिम्स, होमोफोन्स एंड होमोग्राफ्स. ठीक है, सो यहाँ पे वी हैव गॉट more questions, so let's see them. The yacht was stopped the moment the crew sighted the burning ship. अब यहाँ पे एक जो है sighted the burning ship. ठीक है, the yacht was stopped the moment the crew sighted the burning ship. Second sentence क्या है? Mr. Brand cited the reason as to why the yacht had stopped at that moment. अब अगर ये दोनों सेंटेंस में इन दोनों वर्ड्स को अगर आप देखोगे they sound same. Do they sound same? Yes. Cited मतलब देखा, cited मतलब बताया. तो यहाँ पे दोनों वर्ड जो हैं उनकी स्पेलिंग डिफरेंट है लेकिन साउंड सेम है और मीनिंग डिफरेंट है. सो जब वी टॉक अबाउट होमोनिम्स, ठीक है, होमोनिम्स का मतलब क्या होता है? होमो का मतलब होता है सेम एज वी सॉ इन द वीडियो एंड निम्स का मतलब होता है नेम्स. ठीक है, सो यहाँ पे होमोनिम्स. अब हमारे पास आगे जाके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जहाँ पे हम लोगों को एज पर द सेंटेंस कौन सा वर्ड आएगा उसमें होमोनिम्स दिए होंगे और हमको उसको फिल करना पड़ेगा. तो होमोनिम्स में हमें क्या पता चला है? होमोनिम्स वो वर्ड्स होते हैं दैट जिनका साउंड सेम होता है. या तो साउंड सेम होगा या तो स्पेलिंग सेम होगी. ठीक है, या तो साउंड सेम होगा या तो स्पेलिंग सेम होगी और मीनिंग डिफरेंट होना चाहिए. कूल. So the highlighted word in these sentences sound the same but are spelled differently. मतलब sound same है लेकिन spelling different है. Such words are called homophones. अब यहाँ पे जो homonyms होते हैं इसको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. So let's check this out. Okay? तो आपके जो homonyms होते हैं, होमोनिम्स जो होते हैं हमारे उनको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. एक होते हैं होमोफोन्स, ठीक है, और एक होते हैं होमोग्राफ्स. अब होमोफोन्स का मतलब क्या होता है? होमो का मतलब हो गया सेम और फोन इसका मतलब होता है साउंड. ठीक है, होमोग्राफ इसका होमो का मतलब क्या हो गया? सेम, और ग्राफ का मतलब होता है राइट. मतलब इधर पे हम बात कर रहे हैं स्पेलिंग की. ठीक है, सो अब यहाँ पे जैसे सेम साउंड, तो यहाँ पे जो वर्ड्स का साउंड सेम है, अब स्पेलिंग हो सकता है सेम हो या हो सकता है सेम नहीं भी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकती. साउंड सेम होना ही है और मीनिंग डेफिनेटली डिफरेंट ही होगा. मीनिंग जो होगा वो डिफरेंट होगा. इनको हम कहते हैं होमोफोन्स. ठीक है, जैसे कि हमने साइटेड और साइटेड का एग्जाम्पल देखा, तो यहाँ पे क्या है? साइटेड और साइटेड में दोनों का साउंड सेम है, स्पेलिंग डिफरेंट है और मीनिंग डिफरेंट है. व्हेन वी टॉक अबाउट होमोग्राफ्स, होमोग्राफ्स में क्या होता है? उनका जो स्पेलिंग होता है वो सेम होता है. जैसे कि आई सेड वॉच. ठीक है, एक वॉच का मतलब होता है द वॉच दैट यू वेयर इन योर हैंड, रिस्ट, और एक वॉच का होता है हे वॉच योर स्टेप, मतलब ध्यान से चलो, मतलब संभाल के चलो. तो दोनों का मीनिंग चेंज हो गया. सिमिलरली द वर्ड इज बैट. तो यहाँ पे एक बैट क्या होता है? चमगादड़, और एक बैट क्या होता है? आपका क्रिकेट बैट. ठीक है, या बेसबॉल बैट, एनी बैट. तो यहाँ पे इनका क्या है? साउंड सेम है, ओके, और इनका स्पेलिंग सेम है और मीनिंग डिफरेंट है.
हो सकता है यहाँ पे इनमें जो है साउंड डिफरेंट हो, जैसे कि अगर मैंने लिख दिया है एड्रेस, तो दो तरीके के एड्रेस होते हैं, एक जब आप किसी का अपना एड्रेस बता रहे हो, जहां अपना पता बता रहे हो, और एक जैसे आप किसी सेमिनार में हो और आपको एक स्पीच देनी है, या आप जो हो पूरे जितनी भी गैदरिंग है उसको एड्रेस कर रहे हो। तो एड्रेस और एड्रेस, इसका साउंड डिफरेंट है, स्पेलिंग सेम है, मीनिंग डिफरेंट है। तो अब आपको ये ध्यान रखना है, जहां पे भी साउंड सेम है और स्पेलिंग डिफरेंट है, ये होमोफोन्स होते हैं। और जहां पे आपकी स्पेलिंग सेम है, साउंड सेम हो सकता है नहीं भी हो सकता, वो होते हैं आपके होमोग्राफ्स। क्लियर? सो नाउ गोइंग बैक, अब यहाँ पे क्या है, द लिसनर इज यूजुअली कंफ्यूज बाय दीज वर्ड्स। ऑफ कोर्स जो क्या होता है जब हम लिख रहे होते हैं, until unless we know about it properly, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। नाउ वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, लेट्स स्टार्ट डूइंग देम। द डैश, थर्ड डैश हैज 3 tails रनिंग पैरेलल। अब यहाँ पे आपके पास दो वर्ड्स हैं, स्टोरी एंड स्टोरी। अब यहाँ पे इनकी स्पेलिंग सेम है नहीं, ये क्या है, ये होमोफोन्स हैं, स्टोरी एंड स्टोरी। एक स्टोरी का मतलब होता है कहानी, और एक स्टोरी का मतलब होता है माले। मतलब जैसे अगर कोई एक अपार्टमेंट है जिसमें 7 स्टोरी बिल्डिंग है, 8 स्टोरी बिल्डिंग है, मतलब उसमें 8 माले हैं या 5 माले हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पे क्या आएगा, द डैश, थर्ड डैश हैज 3 tails। अब यहाँ पे हम बोलेंगे जो स्टोरी, जो कहानी है, कहानी का नाम है थर्ड स्टोरीज। थर्ड स्टोरी, कहानी का नाम क्या है, थर्ड स्टोरी, हैज 3 tails रनिंग पैरेलल। उसमें 3 कहानियां हैं जो साथ में चलती हैं। तो जो स्टोरी है, वो कहानी जिसका नाम है थर्ड स्टोरी, उसमें 3 tails पैरेलल चलती है, मतलब उसमें 3 बातें एक साथ चल रही हैं। The dash of his son dressed in distressed jeans made him dash 5 reasons for his displeasure। वर्ड है आपका साइट और साइट, ठीक है। तो एक साइट का मतलब होता है देखना, और एक साइट का मतलब होता है बताना, एग्जाम्पल्स देना, ठीक है। तो द डैश ऑफ हिज सन ड्रेस्ड इन डिस्ट्रेस जीन्स, मतलब जब उसने अपने बेटे को देखा जो एकदम वो जो आजकल होती है ना डिस्ट्रेस जीन्स, फटी पुरानी जीन्स में होता है, मेड हिम डैश 5 reasons for his displeasure। तो उसकी वजह से उसने अपने डिस्प्लेजर के जो रीजंस होते हैं वो बताना चालू किया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द साइट ऑफ हिज सन, जैसे ही उसने देखा द साइट ऑफ हिज सन इन दैट डिस्ट्रेस जीन्स, तो उसकी वजह से उसने 5 reasons साइट किए। क्लियर? उसकी वजह से उसने 5 reasons साइट किए, मतलब एग्जाम्पल्स बताए। द बेबीज लाउड डैश स्टार्टल्ड द मदर डैश। अब एक है वेल, वेल मतलब जो वो बहुत बड़ी वाली जो मछली होती है, ओके, फिश। सो हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। और वेल मतलब क्या होता है, जोर से चिल्लाना, जैसे बच्चे रोते हैं ना तो जो एकदम हाई पिच साउंड होता है उसको बोलते हैं वेल, WAIL। तो बेबीज लाउड फिश तो होगा नहीं, क्या होगा, बेबीज लाउड वेल, ठीक है। स्टार्टल्ड द मदर वेल। अब यहाँ हम जो मदर वेल है, मतलब हम एक वेल मदर की बात कर रहे हैं, जो वेल उसने जब अपनी बच्चे को बहुत जोर से चिल्लाते हुए देखा तो उसकी वजह से वो सरप्राइज्ड हो गई और वो बहुत ज्यादा परेशान होकर उसके पास जाने लगी। यू हैव नो डैश टू डैश ऑन माई वॉल। अब आपके पास यहाँ वर्ड्स हैं राइट एंड राइट। एक राइट इसका मतलब होता है अधिकार होना, यू नो, और इस राइट का मतलब होता है लिखना। तो हम क्या बोलेंगे, यू हैव नो राइट, मतलब तुम्हें कोई अधिकार नहीं है टू राइट ऑन माई वॉल, ठीक है, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है मेरी वॉल पे लिखने का। नेक्स्ट इज यू आर डैश टू प्ले म्यूजिक डैश ओनली टिल 10:30 PM। अब आपके पास वर्ड्स हैं अलाउड एंड अलाउड। अब अलाउड का मतलब होता है परमिशन होना और अलाउड का मतलब होता है लाइक इन अ वेरी लाउड मैनर। तो आप क्या बोलोगे, यू आर अलाउड, तुम्हें परमिशन है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ALLOWED। यू आर अलाउड टू प्ले म्यूजिक, अलाउड मतलब जोर से, ओनली टिल 10:30 PM। तो तुम जोर से म्यूजिक बजा सकते हो सिर्फ 10:30 बजे तक, ठीक है, क्लियर।
सो यहाँ पे ये रहे आपके सारे आंसर्स। दिस वाज इजी। और इसके लिए जस्ट टू मेक श्योर कि आपका ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है बहुत अच्छे से कवर अप हो जाए और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं, डू वॉच द वीडियो एंड द डिस्क्रिप्शन इज देयर इन द लिंक। ओके, now let's talk about the next interesting topic in your grammar part, which is idioms. Idioms क्या होते हैं? Idioms are group of words, ठीक है, जिनका मीनिंग जो होता है वो कभी भी हम उसके लिटरल मीनिंग में नहीं जाते। लिटरल मतलब जैसे अगर मैंने बोला ओ यू नो व्हाट, लेट्स कॉल इट अ डे, लेट्स कॉल इट अ डे, तो कॉल इट अ डे, यहाँ पे जो मेरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, कॉल इट अ डे, तो क्या इसका मतलब, अगर इसका लिटरल मीनिंग देखें तो चलो हम इसे दिन कहते हैं, बट इसका मतलब होता है लेट्स रैप अप, मतलब आप जो भी काम कर रहे हो उसको खत्म कर दो, लेट्स कॉल इट अ डे। तो यहाँ पे इडियम्स वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनका कोई लिटरल मीनिंग नहीं होता, इट हैज अ हिडन मीनिंग, ठीक है, एंड दे मेक योर राइटिंग वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, नाउ like read this sentence, I could not think of addressing my uncle, he had plenty on his mind. तो जब हमने ये चैप्टर पढ़ा था तो उसमें क्या लिखा कि मैं अपने अंकल से कोई क्वेश्चन नहीं कर सकती थी बिकॉज ही हैड प्लेंटी ऑन हिज माइंड। अब इसका मतलब क्या होता है, दैट ही इज ऑलरेडी यू नो अंडर अ लॉट ऑफ थॉट्स, वो ऑलरेडी बहुत कुछ सोच रहे हैं, उनके दिमाग में ऑलरेडी बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है। सो द हाईलाइटेड वर्ड्स इन दिस सेंटेंस मीन to constantly think and worry about something. So if you're constantly thinking, so you will say, you know what, exams are on my mind, which means you're constantly thinking about your exams and you're worrying about it. An expression or combination of words whose meanings is different from the meanings of the individual words, which means, as I explained you, that do not go with one meaning each, because it has no literal meaning, there is a hidden meaning, उनको हम क्या बोलते हैं, idioms. And हर जगह के अपने idioms होते हैं, लोग जो हैं अपने idioms बना लेते हैं, मतलब हर language में अपने idioms होते हैं। Next, so here are some idioms with the word mind. So mind को use करते हुए we have got a lot of idioms, इनके हम meanings देखेंगे और sentences देखेंगे। So let's see the first one, great minds think alike. इसका मतलब जो intelligent लोग होते हैं उनके जो thoughts होते हैं वो काफी similar होते हैं, okay? Meaning क्या है, thoughts of very intelligent people are similar to each other. Let's see a sentence. Let's break for lunch. I was thinking of the same thing. Great minds think alike. जैसे किसी ने कहा यार चलो लंच कर लेते हैं, तो आपने क्या बोला, अरे मैं भी यही सोच रहा था। वाह, ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक, मतलब इंटेलिजेंट लोग एक ही टाइप की बातें सोचते हैं। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, यू कैन यूज इट इन योर डेली यू नो कॉन्वर्सेशन विथ योर फ्रेंड्स और विथ योर like cousins, relatives. Great minds think alike. Like suppose somebody said, yeah, let's do one thing, you know, let's plan a picnic. You said, oh wow, I was about to say the same. Great minds think alike. Okay, next is give somebody a piece of your mind. Give somebody a piece of your mind. तो literal meaning क्या होगा, अपने दिमाग का एक पीस निकाल के सामने वाले को दे दो. No, but what is the actual meaning, the hidden meaning? To speak angrily to someone about something they have done wrong, which means suppose your friend has done something wrong, okay, or your younger brother or younger sister has done something wrong, so you will say now you are going to get a piece of my mind. मतलब अब तुमको मेरा गुस्सा झेलना पड़ेगा. I am going to give that mechanic a piece of my mind if the car is not fixed this time. So suppose there is a person जिसने अपनी कार फिक्स कराने के लिए एक मैकेनिक को दी है. उसने बोला सर मैं आपको ये जो कार है ये कल वापस कर दूंगा. He went, he did not give it. Next day also he went, he did not give it. तो उसने बोला आज अगर इस मैकेनिक ने मेरी कार ठीक करके नहीं दी तो आई एम गोइंग टू गिव हिम अ पीस ऑफ माई माइंड. मतलब मैं उसको जाके गुस्सा करने वाला हूँ. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज नेक्स्ट इडियम इज स्प्रिंग टू माइंड. उछल के, मतलब स्प्रिंग टू माइंड मतलब उछल के. तो इसका मतलब क्या हुआ, टू सडनली और इमीडिएटली अपेयर इन वंस माइंड. मतलब कोई एकदम से आइडिया जो आता है ना, दैट यू नो व्हाट, अ ब्रिलियंट आइडिया स्प्रिंग टू माई माइंड. मतलब मेरे दिमाग में अचानक से एक आइडिया जो है ना उछल के आया है. सो इसका सेंटेंस हम कैसे बना सकते हैं, से द वर्ड गोवा एंड द विजन ऑफ बीचेस एंड ब्लू सीज इमीडिएटली स्प्रिंग्स टू माइंड.
इसका मतलब जैसे ही तुम गोवा वर्ड बोलते हो तो क्या होता है, तुम्हारे दिमाग में एकदम ब्यूटीफुल बीचेस और एकदम जो है ब्लू सीज जो है एकदम से दिमाग में आ जाते हैं, दे स्प्रिंग टू योर माइंड। नेक्स्ट वन इज ब्लो योर माइंड। ब्लो योर माइंड मतलब ऐसे ब्लो योर माइंड नहीं होता, इसका मतलब होता है टू फाइंड समथिंग वेरी एक्साइटिंग एंड अनयूजुअल। मतलब you saw something or you find something which is so unusual and terrific and amazing that it blew your mind। इसका मतलब तुम्हें इसको देख के तुम सरप्राइज हो गए, तुम्हें बहुत मजा आ गया, so you know it blew your mind। तो how would you use it? The concert was so good it blew my mind। so let's say आप BTS के कॉन्सर्ट में गए या ब्लैकपिंक के कॉन्सर्ट में गए, ठीक है, एंड वहां जाने के बाद द कॉन्सर्ट वॉज सो गुड दैट इट ब्लू योर माइंड, मतलब यू फाउंड इट रियली गुड। समथिंग बॉगल्स द माइंड। अब समथिंग बॉगल्स द माइंड, बॉगल मतलब होता है परेशान करना, ठीक है, कोई चीज जो आपको शॉक कर रही है या कंफ्यूज कर रही है, समथिंग बॉगल्स योर माइंड। तो अब जैसे आप अपने फ्रेंड से बोल सकते हो, व्हाट हैपेंड, यू आर रियली साइलेंट, इज देयर समथिंग दैट बॉगल्स योर माइंड, क्या तुम्हें कोई चीज परेशान कर रही है। सो हिज बिहेवियर रियली बॉगल्स द माइंड समटाइम्स, मतलब उसका जो बिहेवियर है ना वो कभी कभी लिटरली बहुत दिमाग खराब करता है। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस व्हाट कैन यू से, हिज बिहेवियर रियली बॉगल्स द माइंड समटाइम्स, ठीक है। सो बॉगल्स द माइंड का मतलब क्या होता है, किसी को कंफ्यूज करना, किसी को इरिटेट करना, परेशान कर देना। नेक्स्ट इज लूज योर माइंड। lose your mind मतलब to go crazy, okay, to become mentally ill or to start behaving in a silly or strange way। so अब इसके लिए अपन क्या सेंटेंस बोल सकते हैं, you just spent all that money on a pair of shoes। now this example you can literally relate। जैसे आप गए शूज खरीदने के लिए, अब यार शूज तो सस्ते आते नहीं है, ठीक है, एंड यू स्पेंट लेट्स से शूज फॉर से 10,000 rupees and your mother will say you have spent all your money on a pair of shoes, have you lost your mind, मतलब क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। this is how you can use this, okay, clear। now mind over matter। माइंड ओवर मैटर का मतलब क्या होता है, द एबिलिटी टू कंट्रोल पेन और एन अनप्लेजेंट सिचुएशन बाय यूजिंग योर माइंड। इसका मतलब जैसे कि you know वो जो अंकल थे जो शिप में थे, everybody was confused, there was a commotion but he was silent, he was calm। why? because mind over matter। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, because it was important to understand the importance of mind over matter। मतलब जो चीज़ों से ज़्यादा important आप अपने दिमाग को दे रहे हो, आप अपने दिमाग से सब चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हो। Do you believe that healing is a question of mind over matter? तो अब उसने बोला जैसे आपकी तबीयत खराब है, हमारे आप बताते अरे मेरी तबीयत तो इतनी खराब है, अरे मेरी तबीयत तो इतनी खराब है, अरे मैं तो ठीक ही नहीं हो सकता, तो आप नहीं हो पाओगे। बट द मोमेंट यू स्टार्ट फीलिंग दैट यस आई हैव टू गेट बेटर एंड आई विल गेट बेटर एंड आई एम बेटर, तो क्या होता है आपकी बॉडी बहुत जल्दी हील करने लग जाती है। सो दैट इज माइंड ओवर मैटर, मतलब माइंड जो है जो भी सिचुएशन चल रही है उससे ज्यादा पावरफुल होकर उस चीज को डील करता है, ओके। Your mind's eye। Your mind's eye का मतलब होता है if you can see someone or something in your mind's eye, you can imagine or remember what they look like। इसका मतलब if I'll say Aladdin or I say Jasmine or I say let's say Iron Man or Captain Hook और कैप्टन अमेरिका, जैसे जैसे मैंने ये वर्ड्स बोले तो आंखों के सामने इमेजिनेशन किया, मतलब आया वो लोग जैसे दिखते हैं उसकी एक फ्लैश आई, तो आपने उसको अपने माइंड के आई में इमेजिन किया, ओके। सो यू कैन से इन माई माइंड्स आई सॉ माई सेल्फ ईटिंग गुलाब जामुन एंड आइसक्रीम्स, ठीक है, मतलब अपने मन की आंखों से मैंने क्या देखा कि मैं जो थी गुलाब जामुन और आइसक्रीम्स खा रही थी। तो इन योर माइंड्स आई, तो आप उस तरीके से उसको यूज कर सकते हो, क्लियर। नेक्स्ट इज पंक्चुएशन। नाउ फॉर दिस पंक्चुएशन वाला थिंग रिमेंबर इसमें आई एम गोइंग टू अटैच अ वीडियो जिसमें हमने पूरे पंक्चुएशन के सारे टॉपिक्स के साथ डील किया है, ठीक है, वेयर वी हैव इंक्लूडेड कॉमा, सेमीकोलन एंड हाइफन, डैश, उसके अलावा क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, फुल स्टॉप, so all those topics including capitalization। तो just watch that video once if you have got any doubt in this, ठीक है। अब यहाँ देखो brain was alone at home, he was scared,
he had closed the windows, barred the doors, switched on the lamps. So अब आप इसको छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड करोगे तो ये अपन इसको कैसे लिखेंगे, लाइक ब्रेन, इट्स द नेम ऑफ अ पर्सन, सो इट हैज टू बी इन कैपिटल लेटर्स, ठीक है। सो ब्रेन वाज अलोन एट होम। अब ये एक सेंटेंस हो गया कंप्लीट। अब इधर लगा दो फुल स्टॉप, तो फुल स्टॉप के बाद एच कैपिटल हो जाएगा। ही वॉज स्केर्ड, ठीक है, ही वॉज स्केर्ड। अब यहां पे यू कैन पुट अ सेमीकोलन, मतलब एक सेंटेंस है जो दोनों कनेक्टेड हैं बट दोनों डिफरेंट है। ही वॉज स्केर्ड, ही हैड क्लोज द विंडोज, उसने विंडोज बंद कर दी, कॉमा। अब जितने भी एक्शंस हैं, जितने भी वर्ब्स हैं, उनको हम कॉमा से सेपरेट कर देंगे। बार्ड द डोर, स्विच्ड ऑन ऑल द लैम्प्स एंड प्लेड स्लो म्यूजिक, ठीक है। येट द थंडरस्टॉर्म बॉदर्ड हिम, इसके बाद भी जो थंडरस्टॉर्म मतलब बाहर जो इतनी जो बिजली कड़क रही थी उसने उसे बहुत बॉदर किया। सो आप यहाँ पे येट द थंडरस्टॉर्म्स बॉदर्ड हिम, तो इसको हम किस तरीके से लिख देंगे, यहाँ पे देखो ब्रेन का बी कैपिटल कर दिया हमने, यहाँ फुल स्टॉप लगा दिया, एच कैपिटल, ही वॉज स्केर्ड। अब आप यहाँ फुल स्टॉप भी लगा सकते हो, सेमीकोलन भी लगा सकते हो। ही हैड क्लोज द विंडोज, कॉमा, barred the door, comma, switched on all the lamps and played slow music. अब यहाँ हमने कॉलन लगा दिया है। इसका मतलब we do not want the sentence to go literally long, लेकिन आप full stop भी नहीं लगाना चाहते। Yet the thunderstorm bothered him and a full stop. Next is E को कैपिटल किया। Every pounce from outside frightened him, मतलब बाहर से जो इतनी डरावनी आवाजें आ रही थी उसने उन्हें बहुत डरा दिया। फुल स्टॉप। नाउ वुश, वुश क्या है, ये एक वर्ड है, एक ओनोमेटोपोइक वर्ड है, मतलब जहां पे किस तरीके से कोई चीज चल रही है उसके साउंड को आप इमिटेट करते हो। तो वुश रोड द विंड नॉकिंग एट द विंडो। ओनोमेटोपोइक वर्ड के बाद हमने लगाया एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन के बाद जो नेक्स्ट आपका वर्ड आएगा वो कैपिटल में हो जाएगा। Roared the wind, knocking at the window panes as they rattled with fright, and then suddenly there was a knock on the door. ठीक है, तो जैसे ना विंड जो थी वो बहुत ज्यादा जोर से चल रही थी और वो विंडो पेन्स मतलब जो कांच के जो शीशे होते हैं उनको धक्का दे रही थी, उनको नॉक कर रही थी, ऐसा लग रहा था। एंड देन सडनली देयर वाज अ नॉक ऑन द डोर, मतलब तभी दरवाजे पे किसी ने नॉक किया। फुल स्टॉप। ब्रायन का बी कैपिटल कर दिया हमने। ब्रायन जम्प्ड इन हिज स्किन। जम्प्ड इन हिज स्किन मतलब जब आप बहुत ज्यादा टेरिफाइड हो जाते हो, बहुत ज्यादा डर जाते हो, तो एकदम से आपको डर लगता है ना, उसको बोलते हैं जम्प्ड इन हिज स्किन। यू विल पुट अ कॉमा। कोल्ड एंड हॉट इन सेकेंड्स, मतलब वो डर भी रहा था। कोल्ड एंड हॉट मतलब उसको पूरा जो उसका टेम्परेचर था वेरी कर रहा था, इसका मतलब होता है कि वो बहुत ज्यादा घबरा रहा था। बट द नॉक ओनली गॉट लाउडर एंड मोर इंसिस्टेंट, लेकिन जो भी नॉक कर रहा था अब वो और जोर जोर से नॉक कर रहा था और बहुत ही ज्यादा, मतलब कि दरवाजा खोलो ही खोलो। तो इंसिस्टेंट मतलब जैसे नॉर्मल नॉक नहीं था, ठक 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 वाला नॉट था, ठीक है। अब आपके पास यहाँ एक और पैराग्राफ है, ठीक है। यहाँ पे भी इस पैराग्राफ को भी हमें पंक्चुएट करना है। तो जैसे हाउ वुड यू डिस्क्राइब, नाउ दिस इज अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल, दो लोगों के बीच में एक कॉन्वर्सेशन चल रहा है। हाउ वुड यू डिस्क्राइब योर एक्सपीरियंस ऑफ रिसीविंग द पीस प्राइज, ओके। तो ये एक क्वेश्चन है, एक बंदे ने क्वेश्चन किया तो सामने वाले ने आंसर क्या दिया, इट हैज मेड मी हैप्पी एज आई कैन नाउ डू मोर वर्क इन आवर कंट्री। तो इसको हमने कैसे पंक्चुएट किया है, सो एच कैपिटल हो गया। हाउ वुड यू डिस्क्राइब योर एक्सपीरियंस ऑफ रिसीविंग द पीस प्राइज, मतलब कोई है जिसको पीस प्राइज मिला है, मतलब जो लोग सोशल वर्क करते हैं उनको पीस प्राइज मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंस इट इज अ क्वेश्चन, आपने क्वेश्चन मार्क लिखा। अब ये एक इंटरव्यू चल रहा है, लग ही रहा है, समझ में आ रहा है कि आपको पीस प्राइज मिला, आपको कैसा लग रहा है। तो अब ये इंटरव्यू चल रहा है, तो आप जिसका भी इंटरव्यू ले रहे हो उसकी बात को आप हमेशा एक इन्वर्टेड कॉमा में लिखोगे, मतलब आप कोट कर रहे हो कि सामने वाले ने क्या बोला है। तो आप क्या लिखोगे, इट हैज मेड मी हैप्पी एज आई कैन नाउ डू मोर वर्क इन आवर कंट्री। ये पूरा का पूरा सेंटेंस जो है ये उसने आंसर लिख दिया, ठीक है। ऑल्दो यू आर वेरी यंग, अगेन अब सामने वाले ने क्वेश्चन किया है, ऑल्दो यू आर वेरी यंग यू हैव अचीव्ड अ लॉट। आप बहुत यंग हो, उसके बाद भी आपने काफी कुछ अचीव किया है, हमने लगा दिया फुल स्टॉप।
यू हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड मतलब लोग आपको जानते हैं इन द यूनाइटेड नेशंस एंड यूनेस्को कन्वेंशंस, लोग आपको यूनाइटेड नेशंस और यूनेस्को कन्वेंशंस में भी जानते हैं, फुल स्टॉप। योर वर्क इज कंसिडर्ड इक्वल टू दैट ऑफ मेनी ग्रेट सेंट्स, मतलब आपका जो आपने समाज के लिए, सोसाइटी के लिए जो काम किया है वो मतलब वो साधु संतों से कंपेयर किया जा रहा है। ऑल ओल्डर देन यू, और सबके सब आपसे बड़े हैं, यू विल पुट अ कॉमा हियर। अब आंसर आ रहा है तो अगेन आपने पुट किया डबल इन्वर्टेड कॉमास, इट इज अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, फुल स्टॉप। आई एम हैप्पी फॉर माई पीपल एंड कंट्री, मैं अपने लोगों के लिए और अपनी कंट्री के लिए खुश हूं, बिकॉज द वर्ल्ड हैज फाइनली रिकॉग्नाइज्ड आवर पेन, क्योंकि अब पूरी दुनिया को फाइनली हमारा पेन पता चल गया है, कॉमा बट आई बिलीव, कॉमा आई एम ओनली अ स्मॉल गर्ल विद अ मिशन, मैं सिर्फ एक छोटी बच्ची हूं एक मिशन के साथ, full stop. I have a long way to go, full stop with double inverted commas closed. So these are the things, ठीक है, you can take a screenshot of this and write your answer in your notebooks. Okay, let's see the next question. So now we have some more questions on punctuation, but before that we have to understand the use of colon and hyphen. तो कोलन मतलब ये जो साइन होता है वी कॉल दिस कोलन, और इसको आप बोलते हो हाइफन। तो हम इसका यूज देख लेते हैं। सबसे पहले हम कोलन की बात करते हैं। जब भी आप कोई एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, किसी भी चीज का एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, जैसे कि डोंट टॉक लाउडली एंड देन यू पुट अ कोलन एंड देन यू सेड द बेबी इज स्लीपिंग, डोंट टॉक लाउडली, व्हाई, बिकॉज द बेबी इज स्लीपिंग। तो अब अगर आपको नहीं लिखना है एज द बेबी इज स्लीपिंग, आप सिंपली एक कोलन पुट कर सकते हो एंड योर आंसर वुड बी, मतलब योर सेंटेंस वुड बी करेक्ट। ठीक है, एक और यूज क्या होता है, जब आप डायरेक्ट स्पीच की बात कर रहे हो, तो डायरेक्ट स्पीच को लिखने के हमें दो तरीके पता हैं। एक आप सिंपल बोलते हो ही सेड एंड यू पुट अ कॉमा, देन यू पुट डबल इन्वर्टेड कॉमा, और जो भी कहा है वो कहने के बाद आप अपना डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देते हो। एक तो यह तरीका होता है। दूसरा तरीका होता है इंस्टेड ऑफ पुटिंग दिस कॉमा आप कोलन यूज कर लो। धारा सेड, आपने कोलन लगाया, यूज दिस पेन, यूज दिस पेन, क्लियर। तो कोलन का आपको दो यूज समझ में आ गए। सिमिलरली जैसे अगर आप एक लिस्ट ऑफ आइटम्स बता रहे हो, तो आप जैसे अपने साइंस की बुक में, सोशल में बुक लिखते हो ना, दैट यू नो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस आर, देन यू पुट अ कोलन और उसके बाद आप सारे कैरेक्टरिस्टिक्स लिख देते हो, और द नंबर ऑफ कंट्रीज और द नंबर ऑफ स्टेट्स इन इंडिया आर, पुट अ कोलन एंड यू राइट द नंबर ऑफ स्टेट्स। तो यहाँ पे आपने क्या किया है, यहाँ पे जब भी आपको एक लिस्ट ऑफ आइटम्स बताना है तब भी आप एक कोलन लगा देते हो। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं हाइफन की। हाइफन जो होता है वो कहाँ कहाँ यूज होता है। सबसे पहले होता है कंपाउंड एडजेक्टिव्स में। कंपाउंड एडजेक्टिव्स जैसे कि लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। सो लेट्स से द एग्जांपल हियर इज ओपन माइंडेड। ओपन माइंडेड, मेरे फादर कैसे हैं, माय फादर इज एन ओपन माइंडेड पर्सन। सो यहाँ पे ओपन माइंडेड जो है इसके बीच में आप लगाओगे एक हाइफन, ठीक है, और ये एक कंपाउंड एडजेक्टिव हो गया। अंडरस्टूड। सिमिलरली अगर आप बोलो क्लोज हार्टेड, क्लोज हार्टेड मतलब वो एक क्लोज हार्टेड पर्सन है, मतलब जो कि बहुत ज्यादा लोगों से घुलता मिलता नहीं है, वो इंट्रोवर्ट टाइप का बंदा है। तो ये जो वर्ड्स होते हैं ओपन माइंडेड, क्लोज हार्टेड, या फिर आपको बोलना है तो आप बोलोगे स्लो स्पीकर, और स्लो स्पीकर की जगह स्लो लेट्स से स्लो के साथ और क्या आ सकता है, स्लो अंडरस्टैंडिंग। अब ये आप चाहो तो कंपाउंड एडजेक्टिव की तरह यूज कर सकते हो, ठीक है। यू कैन लाइक यू नो वी हैव लाइक ही हैज अ स्लो अंडरस्टैंडिंग ऑन सर्टेन थिंग्स, सो स्लो अंडरस्टैंडिंग ऑन, उसको कैसी अंडरस्टैंडिंग है वो स्लो अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे मेजरली आप स्लो को ही एज एन एडजेक्टिव यूज कर रहे हो। अदरवाइज ओपन माइंडेड, क्लोज हार्टेड, एंड देन वी विल फाइंड अ लॉट मोर एग्जांपल्स लाइक दिस, ठीक है।
नाउ एक तो हो गया जहां आप कंपाउंड एडजेक्टिव्स की बात कर रहे हो, जैसे कि एग्जांपल है वॉर टॉर्न कंट्री। कैसी कंट्री है वॉर टॉर्न कंट्री? मतलब जो एक युद्ध के बाद, एक वॉर के बाद जो कंट्री पूरी जो है डिस्ट्रक्शन में चली गई, पूरी डिस्ट्रैक्ट हो चुकी है, उसको अपन बोलते हैं वॉर टॉर्न कंट्री। जब आप किसी के एज के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है, किसी की भी एज के बारे में बात कर रहे हो जहां पे आप एज से किसी नाउन को मॉडिफाई कर रहे हो। एग्जाम्पल, मैंने यहां बोला अ 5 year old गर्ल, तो यहाँ पे 5 year old के बीच में हाइफन लगाना है। लेकिन सपोज ये गर्ल नहीं लिखा होता, द गर्ल इज 5 year old, तब मैं हाइफन नहीं लगाऊंगी। यहाँ पे ये पूरा जो है इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, इस नाउन के बारे में बता रहा है वो लड़की कैसी है, 5 year old है, तो मैं यहाँ पे हाइफन लगाऊंगी। बट अगर ये गर्ल यहाँ पे नहीं होता और यहाँ पे लिखा होता द गर्ल इज 5 year old, 5 years old, तब आप यहाँ पे हाइफन नहीं लगाते। तो हाइफन कहाँ लगाएंगे? अगर एज के बाद नाउन है तो लगाएंगे, अगर एज के बाद नाउन नहीं है तो नहीं लगाएंगे, ठीक है। विथ फ्रैक्शंस, जैसे मैंने बोला आई वॉन्ट 1/3 ऑफ द केक पीस, तो 1/3 अगर मैं लिख रही हूं तो जब मैं यहाँ पे लिखूंगी 1/3 तो मुझे उसके बीच में लगाना पड़ेगा एक हाइफन। सिमिलरली यहाँ पे जैसे 2/3 है, 1/4 हुआ, 1/10 हुआ, कभी भी फ्रैक्शन में बात कर रहे हो तो दोनों के बीच में लगेगा एक हाइफन। अब आपके पास यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है। Of course, there are loads of more examples and questions in the video in the description box. So please check it out, okay? Now here you have got so many questions. अब इसमें कॉमा लगाना है, फुल स्टॉप लगाना है, पंक्चुएशन मार्क्स लगाने हैं, कैपिटलाइजेशन करना है, तो ये सारी चीजें, तो एक एक चीज को आपको ढंग से देखना पड़ेगा। Have you ever been to a theater performance? Now first of all see कि ये कौन से टाइप का सेंटेंस है। Is this here an exclamatory sentence or an interrogative sentence or a declarative sentence or an imperative sentence? क्योंकि लास्ट में आपका जो पंक्चुएशन मार्क है on the basis of the type of sentence लगेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, have H capital, क्योंकि it is the start of the sentence। Have you ever been to a theater performance? ये एक क्वेश्चन है, तो आप लास्ट में क्या लगा दोगे, क्वेश्चन मार्क। Trespassers are not allowed in the garden, said the guard. अब ये देखो, गार्ड ने क्या बोला, Trespassers are not allowed in the garden, तो ये एक डायरेक्ट स्पीच की बात हो रही है। तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, हम लिखेंगे Trespassers, यहाँ आप लगाओगे एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, Trespassers are not allowed in the garden, and then you will put a colon because ये एक डायरेक्ट स्पीच है, said the guard, and लास्ट में आ गया फुल स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हर 5 year old daughter is extremely intelligent। अब यहाँ पे जो एज बताई है 5 year old, इसके बाद एक नाउन यूज किया गया है, तो ये हर का एच कैपिटल हो जाएगा, 5 year old के बीच में हाइफन आ जाएगा, हर 5 year old daughter is extremely intelligent, लगा दो एक फुल स्टॉप, ठीक है। नेक्स्ट है, she ate 3/4 of her birthday cake, उसने अपने बर्थडे का केक का 3/4 पोर्शन, मतलब 75% तो वो खुद ही खा गई, तो यहाँ पे she का s कैपिटल, 3/4 एक फ्रैक्शन है, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में हमने लगा दिया हाइफन, ऑफ her birthday cake फुल स्टॉप, ठीक है। Is the 200 rupee note still in circulation? अब यहाँ पे सबसे पहले तो इसका I कैपिटल हो जाएगा, और ये एक क्वेश्चन है, क्या 200 रुपी का जो नोट है वो अभी भी सर्कुलेट हो रहा है, मतलब अभी भी मार्केट में चल रहा है, तो इसके बाद ये क्वेश्चन है तो हमने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। अब ये जो है 200 रुपी नोट, तो यहाँ पे 200, अब यहाँ पे आप क्या करोगे, इनके बीच में लगा दोगे एक हाइफन, 200 रुपी नोट, ओके। Do you know the way to the museum? The tourist asked. अब the tourist asked, इसका मतलब क्या है, अगेन वी आर यूजिंग डायरेक्ट स्पीच, तो आप यहाँ क्या बोल दोगे, डू का डी कैपिटल एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में आ जाएगा। डू यू, अभी आपको जैसे डबल इन्वर्टेड कॉमा या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा दोनों यूज कर सकते हो। डू यू नो द वे टू द म्यूजियम, अब यहाँ पे आप क्वेश्चन कर रहा है वो, तो आपने लगा दिया एक क्वेश्चन मार्क, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, द टूरिस्ट आस्क्ड एंड फुल स्टॉप, ठीक है। यहाँ पे देख लो, क्लियर। नेक्स्ट है,
The international convocation was a high-handed affair. मतलब जो इंटरनेशनल कॉन्वोकेशन हुआ था, जो मीटिंग हुई थी, वो एक बहुत ही बड़ा फंक्शन था, बहुत बड़ा अफेयर था. तो आप यहाँ पे द आ गया, टी कैपिटल. द इंटरनेशनल कॉन्वोकेशन वॉज अ हाई हैंडेड अफेयर. हाई हैंडेड एक कंपाउंड एडजेक्टिव है, इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, एक हाइफन फुल स्टॉप. ठीक है. अब ऑल्सो यहाँ पे क्योंकि आपको कॉन्वोकेशन का नाम नहीं दिया है तो आपने कैपिटल्स में नहीं लिखा है. अगर कॉन्वोकेशन का नाम दिया होता तो आप कैपिटल में लिखते. हाउ ब्यूटिफुल एक्सक्लेम्ड मीरा ऑन सीइंग द व्यू फ्रॉम टॉप ऑफ द माउंटेन्स. तो यहाँ का आंसर क्या हो जाएगा, हाउ ब्यूटिफुल. तो यहाँ पे आपने कैपिटल में लिखा, एक्सक्लेमेशन मार्क, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, क्योंकि दीज आर हर वर्ड्स. ठीक है. यहाँ पे लगा है कॉमा. Exclaimed मीरा, मीरा इज द नेम, इट्स अ पर्सन, मतलब इट्स अ प्रॉपर नाउन, तो एम कैपिटल हो गया. ऑन सीइंग, exclaimed मीरा ऑन सीइंग द व्यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द माउंटेन्स. तो जब माउंटेन्स के ऊपर से उसने व्यू देखा तो व्हाट डिड शी से, हाउ ब्यूटिफुल. तो यहाँ हमने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया, डबल इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज किया एंड वी पुट अ कॉमा. क्यों, क्योंकि उसके आगे अब हम रिपोर्टेड वर्ब यूज कर रहे हैं. अब अपन नेक्स्ट आते हैं डिटर्मिनर्स पे. डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स. डिटर्मिनर्स आर नथिंग बट एडजेक्टिव्स. और ये एडजेक्टिव्स जो होते हैं, जैसे हम टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स की बात करें तो इसमें आ जाते हैं आर्टिकल. आप बोलोगे मैम आर्टिकल एडजेक्टिव कैसे हो सकता है, जैसे मैं बोलती हूँ आई एम ईटिंग एन एप्पल, सो कैन यू टेल मी हाउ मेनी एप्पल्स एम आई ईटिंग. You will say, ma'am, 1. How do you know this? Because you said I am eating an apple. तो एन ने बताया ना मैं कितनी एप्पल्स खा रही हूँ. इन अ वे उसने बताया, ही दिस वर्ड एंड टॉक्ड अबाउट माई नाउन विच इज एप्पल. तो दैट इज वाई इवन जो आर्टिकल्स होते हैं उनको भी हम डिटर्मिनर्स ही बोलते हैं. ठीक है. सो आर्टिकल्स, डेमोन्स्ट्रेटिव्स जिसमें आते हैं दिस, दैट, दीज, दोज. पजेसिव, क्वांटिफायर्स एंड नंबर्स. पजेसिव मतलब जहां पे आप बोलते हो ये मेरा है. ठीक है. तो ये मेरा है, सो दिस इज. अब जैसे हम पजेसिव प्रोनाउन बोलते हैं तो वो हो जाता है दिस इज माइन. ठीक है. दिस इज माइन. ये मैंने ऑलरेडी जो है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है जहां हमने एडजेक्टिव्स पढ़े हैं. आपको इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. सो इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड एडजेक्टिव्स तो एक बार कंप्लीटली गो थ्रू द वीडियो, उसके बाद यू कैन डू दीज क्वेश्चंस. ठीक है. अब यहाँ पे मैं बता देती हूँ, जैसे मान लो मैंने बोला दिस इज अ बॉटल. दिस इज अ बॉटल. अब तुमने बोला हाँ ये बॉटल है, ये मेरी बॉटल है, दिस इज माई बॉटल. तो दो तरीके से आप बोल सकते हो, या तो बोलोगे दिस इज माइन, या तो आप बोलोगे दिस इज माई बॉटल. अब यहाँ पे अगर आप बोल रहे हो दिस इज माई बॉटल, तो बॉटल का तो वर्ड आपने यूज किया ही है ना, नाउन आ रहा है और नाउन के पहले आप बता रहे हो कि ये मेरी बॉटल है. अब यहाँ बॉटल तो वर्ड ही हटा दिया आपने, सीधा बोल दिया दिस इज माइन. तो जब आपने नाउन को रिप्लेस कर दिया तो ये प्रोनाउन हो गया, और जब आप नाउन के बारे में बता रहे हो तो ये एडजेक्टिव हो गया. ठीक है. तो ये जो है माई हो गया पजेसिव एडजेक्टिव और माइन हो गया पजेसिव प्रोनाउन. क्लियर विद दिस. अब यहाँ पे सिमिलरली जब पजेसिव एडजेक्टिव्स की बात करते हैं, हम डिटर्मिनर्स की बात करते हैं, तो माई, योर, हिज, हर, इट्स, आर, देयर. अगर प्रोनाउंस की बात करते हैं तो माइन, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, आर्स, देयर्स. ठीक है. नाउ क्वांटिफायर्स मतलब क्या होते हैं, जो आपको किसी भी चीज की क्वांटिटी बताते हैं, अमाउंट बताते हैं. ठीक है. तो जैसे मुझे अ फ्यू मतलब थोड़े, अ लिटिल, मच, मेनी, अ लॉट ऑफ, मोस्ट, सम, एनी और इनफ. अब इस पे एक प्रॉपर वीडियो है जिसमें आपको इनके बीच में जो बेसिक डिफरेंस है, जिसमें हमें कंफ्यूजन होता है, वो आपका क्लियर हो जाएगा. देन वी हैव गॉट नंबर्स. नंबर्स मतलब 1, 2, 3, फर्स्ट, 10th, 3rd, 4th, ऑल दीज नंबर्स आर देयर. तो यहाँ पे ये जो डिटर्मिनर्स हैं सारे के सारे, ये अभी आपको यहाँ तो सिर्फ लिखे हुए हैं, लेकिन फॉर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन प्लीज विजिट द वीडियो. ठीक है. तो अब हमें क्वेश्चन क्या है, इसके अलावा जो बाकी के हैं वो हैं डिस्ट्रीब्यूटिव्स. डिस्ट्रीब्यूटिव्स मतलब ऑल, बोथ, half, either, neither, each and every. Difference words, other, another. Question words, who, whom, which, how, or defining words.
डिफाइनिंग वर्ड्स मतलब इनको रिलेटिव प्रोनाउंस भी कहते हैं, या एडजेक्टिव्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा विच। द बॉय हु इज स्टैंडिंग, तो यहाँ पे हु एक क्वेश्चन नहीं है, वो बॉय के बारे में डिफाइन कर रहा है, तो यहाँ पे ये सारे डिफाइनिंग वर्ड्स हो जाते हैं। द टीचर whose whose car is blue in color, तो who has a blue car या whose car is blue is my mom। तो यहाँ पे मैंने टीचर के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी है, तो वो क्या हो जाएगा, वो एक तरीके से हो गया आपका डिफाइनिंग वर्ड। ठीक है, अब आपके पास क्वेश्चन क्या है, यूज द करेक्ट डिटर्मिनर्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। ये हेल्प बॉक्स दिया है, फिर आपको कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, उन सेंटेंसेस के लिए आपको वो जो डिटर्मिनर्स है उनको यूज करके इनको फिल करना है। तो देख लेते हैं, देयर आर डैश एनिमल्स एट द जू। तो देयर आर अ फ्यू एनिमल्स, फ्यू यूज होता है काउंटेबल चीजों के लिए, जहां आप चीजों को काउंट कर सकते हो। ठीक है, लिटिल यूज होता है अनकाउंटेबल चीजों के लिए। ठीक है, आप अ लिटिल मंकीज नहीं बोलोगे, तो अ लिटिल मिल्क बोलोगे, अ लिटिल शुगर बोलोगे, अनकाउंटेबल चीजों के। अनदर मतलब एक और, कोई दूसरा। एनी कोई भी, बोथ दोनों, मैनी बहुत सारे, नीदर कोई नहीं, अदर दूसरा, विच एंड हुज ये आपके डिफाइनिंग वर्ड्स हैं, या तो ये क्वेश्चन वर्ड्स भी हो सकते हैं। तो अब आप यहाँ पे ये जो सारे क्वेश्चंस हैं इनके आंसर्स देख लेते हैं। देयर आर मेनी एनिमल्स एट द जू, वी फेल टू गेट टिकट्स फॉर एनी फिल्म। अब वो फेल हो गए, एनी एक नेगेटिव वर्ड है, तो हम किसी भी फिल्म की टिकट लेने में फेल हो गए। ठीक है, वी स्पेंड अ लिटिल टाइम, अब टाइम जो है वो अनकाउंटेबल है, टाइम को आप काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपने बोला अ लिटिल टाइम वॉकिंग इन द पार्क। ही इज बाय राइट नाउ, ही इज बिजी, सॉरी, he is busy right now, please return at another time। मतलब वो अभी इस वक्त जो है बिजी है, तुम दूसरे टाइम पे आना, मतलब किसी इस टाइम के अलावा किसी दूसरे टाइम पे आना, तो another टाइम हो गया वो। They are only a few hours away from their destination। अब आप टाइम को तो काउंट नहीं कर सकते, लेकिन आवर्स काउंट कर सकते हो, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, a few hours। फिर ये हैं आपके क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि आपके पेज नंबर 19 पे हैं। आगे के डिटर्मिनर्स के क्वेश्चन, तो इसका भी हम देख लेते हैं आंसर्स। फॉर अ मोमेंट शी कुडंट आइडेंटिफाई विच बैग वॉज हर्स। तो यहाँ विच एक डिफाइनिंग वर्ड की तरह आ रहा है कि कौन सा बैग उसका है, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाई। Isn't this the boy whose essay got selected for the first prize? क्या ये वही लड़का नहीं है जिसका ऐसे फर्स्ट प्राइज के लिए सिलेक्ट हुआ था? तो अब यहाँ पे भी आप डिफाइन कर दो कौन सा लड़का जिसका ऐसे फर्स्ट प्राइज के लिए सिलेक्ट हुआ था। Neither of the books that you suggested was there at the library। अब आप यहाँ पे क्या बोलोगे कि दोनों बुक में से कोई भी नहीं थी, तो आपने बोला जो तुमने सजेस्ट की थी उनमें से दोनों नहीं थी, neither were there। She likes English and maths, okay? She likes English and maths। She came first in the class in both the subjects। उसको इंग्लिश और मैथ्स पसंद है, वो दोनों सब्जेक्ट्स में फर्स्ट आई है। On any other day he would have refused, but today he is in a good mood। On any other day मतलब कोई भी और दिन होता तो वो पक्का इस बात के लिए मना कर देता था, लेकिन लग रहा है कि आज वो एक अच्छे मूड में है। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज अ पिक्चर कॉम्पोजिशन। तो आपको यहाँ पे देखो कुछ पिक्चर्स दी हुई है, जहाँ पे ये कुछ फ्रेंड्स हैं, ठीक है, दे आर लाइक मूविंग, दे आर वॉकिंग हैप्पी। Then this girl is doing rock climbing, then there is a boy who is cycling, and then they are sitting on some mountainous area जहाँ पे वो लोग बहुत ज़्यादा happy हैं and they are enjoying the weather। तो अब इन सारी चीज़ों को देखते हुए आपको एक पिक्चर से, इन 4 पिक्चर्स से आपको कंपोज करना है एक पैराग्राफ। अब यहाँ पे ये ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है जिसमें हमने सारी एक्टिविटीज केटर की हुई हैं। Summer vacations are the most awaited time of the year for every student in their life। अगर पिक्चर कॉम्पोजिशन है तो सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए, ठीक है, यू हैव टू इंट्रोड्यूस योर टॉपिक, देन एक बॉडी होना चाहिए जिसमें पूरी डिटेल्स आनी चाहिए और एक कंक्लूजन होना चाहिए। और पिक्चर कॉम्पोजिशन में
ठीक है, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है ग्रामर के पार्ट में कि पिक्चर कॉम्पोजिशन में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो हो अपने एक एक पिक्चर को आइडेंटिफाई करो और उसके जो एलिमेंट्स हैं वो अपने पैराग्राफ में इंक्लूड करो, ठीक है। सो हमने क्या बोला, समर वेकेशंस आर द मोस्ट अवेटेड टाइम ऑफ द ईयर फॉर एवरी स्टूडेंट इन देयर लाइफ, ठीक है। समर वेकेशंस ब्रिंग अ लॉट ऑफ चांसेस टू गेट इन्वॉल्व्ड इन मेनी थिंग्स दैट वी हैव बीन होपिंग टू डू। तो एक तो समर वेकेशंस मोस्ट अवेटेड टाइम होता है हर बच्चे की लाइफ में, प्लस आप उसमें बहुत सारी चीजें कर सकते हो जो आप हमेशा से करना चाहते हो। तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द पिक्चर। लास्ट समर, नाउ हियर this girl, so I am this girl, let's say I am this girl. So अभी मैंने क्या बोला, last summer I visited my grandparents home which is located far away from the city's bustle. मतलब मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर गई थी जो कि सिटी से काफी दूर है। My cousins joined us too. अब देखो क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, मेरे cousins ने भी मुझे ज्वाइन किया था। We planned a lot of adventurous activities like rock climbing, cycling, trekking as the place is a perfect site for such adventures. तो यहाँ जो जो एक्टिविटीज दिख रही थी वो सारी एक्टिविटीज हमने मेंशन कर दी कि हम लोगों ने अपना जो पूरी वेकेशन थे उसमें बहुत सारी चीजें प्लान करी, रॉक क्लाइंबिंग, साइकिलिंग, ट्रैकिंग, क्योंकि वो जगह बहुत अच्छी थी। My grandfather joined us for the trek and my grandmother packed a lot of scrumptious food items for the way. तो हमारे जो grandfather थे वो हमारे साथ आए ट्रैक पे, और जो हमारी grandmother थी उन्होंने हमारे लिए बहुत ही scrumptious मतलब बहुत ही delicious food पैक कर दिया था रास्ते के लिए। It was a beginner's trek. अब if you can see these are all small kids. तो हमने क्या बोला, ये एक beginner level का ट्रैक था, मतलब बहुत डिफिकल्ट नहीं था। We had too much fun. हमने बहुत मजा किया। As we reached the top of the mountain, we were mesmerized with the breathtaking view. तो जब हम top of the mountain पहुंच गए, हम उसकी जो ब्यूटी को देख के mesmerize हो गए थे। तो यहाँ पे देखो कौन सा वाला हमने यूज कर लिया, ये वाला जो फिगर था इसको यूज कर लिया, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। We sat there for a long time then came back home. तो ये एक पिक्चर का एक पार्ट खत्म हो गया कि we sat there for a very long time. Then we went for cycling every morning and relished every moment together there. तो हम लोग रोज साइकिलिंग के लिए जाते थे सुबह, और हमने जो हमारा साथ में जो मोमेंट्स थे उनको relish किया, खूब enjoy किया। I wish the summer vacations are back soon. I miss those days. एंड मैंने क्या विश करती हूँ कि आई विश कि समर वेकेशंस वापस आ जाएं जल्दी से, बिकॉज आई मिस दोज डेज एंड दैट इज इट। सो दिस इज हाउ यू विल कंपोज अ पिक्चर। अब हमने इसमें सारी की सारी चीजें इंक्लूड कर ली हैं, क्या क्या एक्टिविटीज की, आप ट्रैक पे गए अपने कजन्स के साथ। अब इसी स्टोरी को आप अलग तरीके से भी बता सकते हो। आप बता सकते हो दैट you went for a picnic along with your friends, so there was this place, you did rock climbing, your friends cycled for hours and then you enjoyed the view once you were tired. So इस तरीके से भी आप इस पिक्चर को कंपोज कर सकते हो। नाउ इम्पॉर्टेंट ये है कि एक फ्लो होना चाहिए एंड अच्छे वोकैबुलरी वर्ड्स आपको यूज करने हैं, ठीक है। अब है हमारे पास thank you slide, which means we are done with this chapter finally after 3 big videos. So guys, thank you so much. Now in our next session we are going to start with the practice book. जो आपकी इंग्लिश चैनल की क्लास 7 की प्रैक्टिस बुक है, उसका हम फर्स्ट यूनिट जो फर्स्ट है जिसमें हम प्रैक्टिस ए और प्रैक्टिस बी, उसको हम क्लियर करेंगे, ठीक है। Thank you so much for being with me. In case you have any doubt in finding the videos on YouTube channel, please visit our website, which is magnetbrains.com. Go to courses here on the home page. So, all the classes will appear. Select the class that you want to study, select the subject, and a list of all the topics will appear. Select the topic and you can start studying. Thank you so much. So we here at Magnet Brains are trying our level best to make sure कि आपको सारे videos एकदम ease के साथ and the best possible quality हम आपको provide कर सकें. So I hope you will be with us. Thank you for watching. Bye bye.